हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एक्सरसाइज का 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अभी हमने सारे एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द क्लू गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के बाद में हमारे पास में दो ऑप्शन गिवन है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है साइज ऑफ एटम इन जे थॉमसन्स मॉडल is fill in the blanks. The atomic size of Rutherford model much greater, no difference, much less. तो यहाँ पर हम लिखेंगे no difference. ओके, दोनों में जो साइज है वो सेम ही उन्होंने फाइंड किया था, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे no difference. ओके, तो फर्स्ट वाला हमारे पास में करेक्ट अल्टरनेटिव होगा नो डिफरेंस। बी वाला ऑप्शन क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ fill in the blanks, electron are in stable equilibrium. Okay, while in fill in the blanks, electron always experience a net force. Okay, तो यहाँ पर अगर हम जे थॉमसन मॉडल की बात करते हैं, एटॉमिक, वहाँ पर प्लम पुडिंग मॉडल की बात करते हैं, वाटरमेलन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव चार्ज भी पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर वाटरमेलन में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसा, और ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह उसने एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम जे थॉमसन मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम कंसिडर करते हैं। ओके, पर रदरफोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिवॉल्व करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो ऑप्शन है वो जे थॉमसन मॉडल लिखेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, और सेकंड में हमको रदरफोर्ड मॉडल फिल करना है। ओके, है ना, जहाँ पर उस पर नेट फोर्स लगेगा। सी अगर क्वेश्चन की हम बात करें, क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम्ड टू कोलैप्स। तो यहाँ पर अगर हम रदरफोर्ड मॉडल देखें और उसके फेल्यूर का रीजन देखें कि क्यों रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था, तो वहाँ पर मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता रहेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट है ना। जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इमिट करेगा जिसका फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे उसका एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि डेफिनेटली इफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और एनर्जी रेडिएट कर रहा है मतलब उसका एनर्जी का लॉस हो रहा है, धीरे धीरे वो कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल ही सही ऑप्शन होगा, जिसके कारण हम वहाँ बोल सकते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद कोलैप्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ पर घूमता हुआ न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। अगर हम डी वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन इन जे थॉमसन मॉडल, ओके, बट हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला यहाँ पर जे थॉमसन मॉडल जैसा प्लम पुडिंग मॉडल है तो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर अगर हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम मास जो है वो न्यूक्लियस पर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो एटम का जो मैक्सिमम मास होता है वो न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है रदरफोर्ड मॉडल में। अगर हम ई वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर गिवन है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल एंड और इन बोथ मॉडल। तो दोनों मॉडल में सेम ही था, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मैक्सिमम मास कवर करता है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द मास जो है वो पॉजिटिव चार्ज कवर करता है, और नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ मॉडल। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हम करेक्ट करेंगे, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करता है ना। एनसीईआरटी अगर हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमको आगे के क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेंगे वो क्लियर हो जाते हैं।